नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लगभग 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं। आज आंदोलन का 58वां दिन है। 26 नवंबर से किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। सरकार इन कानूनों को 18 महीनों तक के लिए रोकने पर सहमत हो गई, लेकिन किसान कानून को रद्द करने के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते। उधर सरकार ने भी यह साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार का यह प्रस्ताव अंतिम है। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा। हमारे सहयोगी रोहित ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से आज बातचीत भी की है और यह समझना चाहा है कि कृषि कानून को लेकर सरकार के मन में क्या चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद मौजूद हैं इस मामले से जुड़े सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तोमर जी, आपका स्वागत है आज तक पर। बहुत धन्यवाद रोहित जी। 11 दौर आपने किसानों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया। उसके बाद भी किसान संगठन कन्विंस नहीं हुए। क्यों? कहां दिक्कत आ गई? सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, किसान संगठनों का भी सम्मान करती है और इसलिए भारत सरकार ने आगे बढ़कर किसानों से सम्मान पूर्वक अनेक वार्ताओं के दौर पूरे किए हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो किसान संगठन हैं वो सिर्फ कानून समाप्त करने की बात करते हैं, कानून के लाभ और हानि इस पर विश्लेषण नहीं करते, इस पर चर्चा नहीं करते। इस कारण से चर्चा किसी रास्ते पर नहीं पहुंच सकी है। हम सब लोगों ने चर्चा के दौरान उनकी कठिनाइयों को उनके वक्तव्य में समझा और समझने के बाद उसकी पहचान की। पहचान करने के बाद उनको एक लिखित प्रस्ताव भी संशोधन की दृष्टि से भेजा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको वो प्रस्ताव निरस्त करना चाहिए था, क्योंकि वो प्रस्ताव किसान के हित में हो सकते थे, उनकी मांग को पूरा करने वाले हो सकते थे और हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अभी ये गतिरोध बना हुआ है और चूंकि उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव अभी नहीं आया है। परसों जब बातचीत हुई तो मैंने ये कहा कि भाई कई बार बातचीत हो चुकी है और सरकार ने एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव आपके समक्ष रखे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस प्रस्ताव पर सहमत होंगे। तो रिपील के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव आपके मन में हो तो आप जरूर आइए, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, निर्णय करेंगे और निर्णय को घोषित भी करेंगे। कड़वाहट आ गई क्या? 11वें दौर के पहले आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे 10 दौर तक, उसमें आपका तेवर और सुर अलग होता था। आखिरी 11वें दौर की जो बातचीत हुई उसमें किसान नेताओं ने भी कहा और आपके तेवर देख के भी लगा कि इस बार आपके सुर बदले हुए। सब्र का बांध टूट गया क्या सरकार? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं तो कृषि मंत्री भी हूँ और किसान भी हूँ और इसलिए किसानों के प्रति कोई गुस्सा होना और तेवर अलग होना इसकी न तो कोई आवश्यकता है और ना ही हमने इस दौरान ज़रूरत महसूस की है। लेकिन कुल मिला के 11 दौर की वार्ता में जब किसान रिपील के विषय को लेकर टस से मस नहीं हो रहे थे तो एक समय तो ये आना ही था कि हम उनको ये आग्रह करें कि भाई अभी तक हम प्रस्ताव देते रहें, अब आप प्रस्ताव लेके आइए और उस प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी। अगर निर्णय तक हम पहुंचेंगे तो दोनों मिलकर निर्णय को घोषित करेंगे। लेकिन 11वें दौर बाद आपने एक तरीके से संकेत दिया कि असल में किसान नहीं, ये कोई और है जो नहीं चाहता कि आंदोलन खत्म हो। कौन है ये? नाम तो बताया नहीं आपने। देखिए, दरअसल क्या है कि सामान्य तौर पर यह बात मैंने इसलिए कही कि अगर किसान हैं और किसान संगठन हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से किसान के हित और अहित में बातचीत होगी और वो लोग उस दिशा में बातचीत करते भी हैं, उस दिशा में दिशा आगे बढ़ती भी है। लेकिन कोई तो अदृश्य ताकत है जो मसले को हल नहीं होने देना चाहती। कौन है वो अदृश्य ताकत? वो अदृश्य ताकत अभी मुझे भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो आंदोलन समाप्त ना हो
इस बात पर बल देती है और हमारी वार्ता को बिगाड़ देती है। आपकी पार्टी के नेता जगह जगह नाम लेते हैं, आप किसी का नाम ही नहीं लेते। वो कभी कहते हैं कि खालिस्तानी है जो नहीं होने देना चाहते, कभी कहते हैं कि विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है वो इनको जानबूझ के भड़का रही है, वो खत्म नहीं होने देना चाहती। कभी कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग आके बैठ गया इसके अंदर, वो इसको खत्म नहीं होने देना चाहता। जो आदमी बातचीत कर रहा है वो कह रहा है कि अदृश्य ताकत है। आपको तो पहले महसूस हो जाना चाहिए था कि इन चार में से कौन है या ये चारों हैं। देखिए, दरअसल क्या होता है कि मेरे सामने किसान आंदोलन है और मैं चर्चा किसान यूनियन के साथ कर रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से मेरी ये कोशिश है कि किसान आंदोलन समाप्त हो और किसान की जो समस्या यदि कोई सामने आती है तो उसका निराकरण हो। और जब मैं किसान यूनियन से बात कर रहा हूं तो मेरी मान्यता ये है कि मैं किसानों की ही बात कर रहा हूं, किसानों के लिए ही बात कर रहा हूं। बाकी जब किसान यूनियन चर्चा करके जाती है तो दूसरे दिन सुर बदल जाते हैं, तो पता नहीं कौन कौन सी ताकतें उनको प्रभावित करती हैं। बातचीत के बाद उनके सुर बदलते हैं तो सरकार की तरफ से भी तो एनआईए के नोटिस चले जाते हैं ना उनको, और एनआईए के नोटिस जब चले जाते हैं तो उनके अंदर एक तरीके का और आक्रोश आता है। किसी नेता के ऊपर इस बात के लिए केस दर्ज हो जाता है कि वो किसान आंदोलन से जुड़ा है, लेकिन पहले कभी किसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में रहते हुए उसने कुछ घपले किए हैं, वो अचानक ऐसे समय सामने आते हैं तो लोग जोड़ के देखते हैं ना फिर उन चीजों को भी। क्या ये समझा जाए कि दोनों तरफ से जैसे उनके सुर बदलते हैं वापस जाने के बाद, तो सरकार के भी तेवर बदलते हैं फिर एक राउंड फेल होने के बाद? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि किसी भी चीज को किसान आंदोलन से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि आपने मुझे पूछा तो मैंने नहीं कहा कि कौन सी ताकत है। मैं भी कोई आरोप लगा सकता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारा उद्देश्य है किसान की समस्या को हल करना। किसान अगर आंदोलन पर है तो उनके नेताओं से बातचीत करना और रास्ता निकालना। इसी प्रकार से देश में अनेक संस्थाएं हैं, अनेक राज्य सरकारें हैं, उनकी अपनी जवाबदारियां हैं, उनके अपने अधिकार हैं, उन संस्थाओं का कुछ निश्चित उद्देश्य है। अगर वो संस्थाएं किसी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करती हैं, नोटिस देती हैं, फलाना करती हैं, कोई राज्य सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो रही है, वो राज्य सरकार अगर कोई प्रकरण कायम करती है, कार्रवाई करती है, तो उससे आंदोलन से जोड़ने की उसको आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के एक बड़ा मोटा सा रास्ता है। जब लोग बात करते हैं तो सरकारें बात करती हैं, जब लोग आंदोलन करते हैं तो पुलिस उनसे बातचीत करती है। ये तो स्वाभाविक है कि इसमें किसी को बुरा मानना नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक एनआईए वगैरह का विषय है, इसका कोई आंदोलन से लेना देना नहीं है। इस समय बातचीत का रास्ता है या फिर जैसे आंदोलन करने वालों से निपटा जाता है वो वाला रास्ता पकड़ेगी सरकार? देखिए, मैंने कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। आमतौर पर जब चर्चाएं चलती हैं तो किसी आंदोलन की घोषणा नहीं की जाती। चर्चा टूटती है तो नेक्स्ट स्टेप की बात होती है। ये सामान्य तौर पर आंदोलन का तरीका है। लेकिन किसान यूनियन आंदोलन की घोषणा भी करती रही, उनको संपन्न भी करती रही, लेकिन यूनियन के सम्मान में हम लोगों ने कभी आपत्ति नहीं ली है। मैं आज भी इस मत का हूं और आशावान हूं कि सरकार के प्रस्ताव यूनियंस के सामने विचाराधीन हैं। वो उन प्रस्ताव पर विचार करके अपने प्रस्ताव से हमको अवगत कराएंगे, और अगर उनको कोई नया प्रस्ताव ध्यान में आता है तो उस प्रस्ताव से भी अवगत कराएंगे। और जब वो अवगत कराएंगे तो हम जरूर बात करेंगे। सरकार पूरे खुले मन से व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर किसानों के प्रति संवेदनशीलता से विचार करने की पक्षधर है, और ये हमने पिछले 2 महीने के दौरान दिखाया भी है। जहां तक 26 जनवरी के उनके कार्यक्रम का सवाल है, तो मैं तो हमेशा से ही उनको आग्रह करता रहा हूं, और आज भी मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को, यूनियंस को यह आग्रह करना चाहता हूं कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय त्यौहार है। इस त्यौहार को सारी दुनिया में देखा जाता है, और हम जब आंदोलन पर हैं तो आंदोलन करने के लिए हमारे पास 365 दिन है। हम अपनी रैली की ताकत किसी भी दिन दिखा सकते हैं। इस ताकत को दिखाने के लिए, आंदोलन करने के लिए 26 जनवरी का दिन उपयुक्त नहीं है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की गरिमा का हमेशा हर एक व्यक्ति ने ख्याल रखना चाहिए, और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो 26 जनवरी को जो आंदोलन की उनकी मानसिकता है
उसको वो त्यागें और कोई और दिन निश्चित करें। लेकिन लोकतंत्र में आंदोलन करना किसान यूनियन का या बाकी सब यूनियंस का अपना एक अधिकार है, तो सीमा में रहकर आंदोलन तो कर सकते हैं, इसलिए उनको आंदोलन करने से किसी ने रोका भी नहीं है। लेकिन मेरा आग्रह है कि 26 जनवरी के अतिरिक्त अगर कोई और दिन तय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर वो 26 जनवरी को भी करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आंदोलन को अनुशासित बनाए रखने में किसान यूनियंस ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, तो 26 तारीख के आंदोलन भी अनुशासित तरीके से और गरिमा को रखते हुए होगा, ऐसा मुझे लगता है। अंदर से ही सरकार के सूत्रों की आवाजें हैं, आप तक भी पहुंच रही होंगी कि सरकार को यह डर है कि कहीं 26 जनवरी को परेड के लिए परमिशन मिल गई, अंदर आ गए तो फिर वापस नहीं जाएंगे, और वापस नहीं जाएंगे तो जिस चीज को 2 महीने से सरकार टालने में कायम रही थी वो चीज टल नहीं पाएगी, अव्यवस्था फैलेगी दिल्ली में। क्या ऐसा डर है सरकार को? मैं समझता हूं कि सरकार भी ये मानती है, पुलिस भी ये मानती है और किसान भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि किसान मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के हैं। पंजाब और हरियाणा आधा दिल्ली में ही रहता है, वो भी नागरिक हैं। और आंदोलन करते समय हर व्यक्ति को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब मैं अपने आंदोलन के अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं तो दूसरे लोगों के नागरिक होने के जो अधिकार हैं वो कहीं प्रभावित न हो। तो मुझे लगता है कि यूनियंस भी समझदार हैं, किसान भी समझदार हैं और समझदारी से दिन में निकलेगा। आपने कहा हम उनके प्रस्ताव का वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 2 महीने में 200 बार ये बात कह चुके हैं कि कानून वापस लो, यही हमारा प्रस्ताव है। अगर यही स्थिति रहती तो फिर क्या? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए दरअसल क्या है कि कोई भी कानून पूरा खराब नहीं होता और कानून को रिपील करना ये डिमांड उचित नहीं है। हमने कहा है कि किसानों को कानून के जिन प्रावधान पर आपत्ति है वो प्रावधानवार चर्चा करें, चिन्हित करें, आपत्ति प्रस्तुत करें, सरकार उस पर विचार भी करेगी और उसका निराकरण भी करेगी। 1.5 साल आपने कहा हम निलंबित करने का प्रस्ताव देते हैं, क्या सरकार इस पर अभी भी कायम है? स्वाभाविक रूप से अगर यूनियंस इसको मानकर और सरकार को प्रस्ताव देती हैं तो जो सरकार ने कहा है वो सरकार उस पर अभी भी स्थिर है। अगर आप 1.5 साल कानून को निलंबित करने पर राजी हैं, उनकी पसंद के सारे बदलाव करने पर राजी हैं, जैसा आपने खुद अभी कहा, तो फिर रद्द क्यों नहीं कर देते? नए सिरे से कानून क्यों नहीं ले आते? आपकी बात भी रह जाएगी, उनकी बात भी रह जाएगी, नया कानून भी आ जाएगा और उनकी। देखिए दरअसल क्या है कि इस प्रकार की स्थिति किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। चूंकि किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और किसान का मान सम्मान का सवाल है, सरकार की कोई जिद नहीं है, सरकार का कोई ईगो नहीं है, सरकार किसानों के लिए है और किसानों के हित में काम करना चाहती है। इसलिए कहीं किसानों की बात मानने की आवश्यकता पड़ती है तो हम बात मानने के लिए तैयार हैं और इसलिए 1.5 साल का भी समय दिया है कि भाई कानून के सभी पक्षों पर आप सब कमेटी में रहकर विचार कर लो और फिर कमेटी जो रिकमेंडेशन करेगी वो सरकार करेगी। लेकिन कमेटी को लेके भी तो सवाल खड़े हो गए ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ही कह देगा सरकार से या वो कमेटी ही कह देगी कि ठीक है कानून रद्द कर दीजिए, तब भी तो रद्द करने पड़ेंगे सरकार। नहीं, देखिए कमेटी जब कहेगी वो उस समय सरकार विचार करेगी कमेटी की जो रिकमेंडेशन है। लेकिन आज सामान्य तौर पर ऐसा नहीं मान के चलना चाहिए, क्योंकि जब सब बारीकी से विचार करेंगे तो हो सकता है समय रहते अनेक मुद्दों पर सहमति बन जाए। गेंद अभी कृषि मंत्री के पाले में ही है या गृह मंत्री के पाले में चली गई है कि अब मामला बातचीत से हटके लॉ एंड ऑर्डर पे आ गया है? तो आप देखिए, हमने तो जितना करना था कर लिया। मैं समझता हूँ कि कुल मिला के कृषि मंत्रालय और किसानों के बीच में चर्चा अभी एक तौर से स्थगित हुई है और जब किसान विचार करके कोई प्रस्ताव देंगे तो इस पर बातचीत निश्चित रूप से की जा सकती है और मुझे आशा है कि कोई ना कोई समाधान तो आने वाले कल में निकलेगा ही। आपको लगता है राजनीतिक तौर पर पंजाब में, हरियाणा में आगे चुनाव भी होंगे, इस चीज का आपको नुकसान होगा? आपके पार्टनर्स तो काफी घबराए हुए घूम भी रहे। देखिए दरअसल क्या है कि हर चीज को बोर्ड से तौलना, ये मानसिकता है, इसी मानसिकता के कारण देश को बड़ा नुकसान हुआ एक लंबे कालखंड में। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो वोट की परवाह किए बिना देश हित के लिए निर्णय करते हैं।
पिछले दिनों आप सबने देखा कि जब दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सरकार बनी थी। धारा 370 को समाप्त करने का विषय हमारे विचार के और हमारी विचार और राजनीतिक यात्रा के गर्भ में वह 1953 से है। तो हम चाहते तो उसको वोट का विषय समझते तो 4 साल इंतजार करके कार्यकाल के चौथे साल में हम धारा 370 को समाप्त करते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की परवाह नहीं की कि भाई इस विषय को वोट से तोलना है, और उन्होंने धारा 370 को पहले 6 महीने में समाप्त करने का निर्णय किया। वो निर्णय हो भी गया। आज कश्मीर में अच्छी स्थिति है और स्थिति दिनों दिन आगे बढ़ रही है। लोकतंत्र एक तौर से वहाँ स्थापित हो गया है। वर्षों बाद पंचायत के चुनाव हुए हैं, फंड्स का ठीक प्रकार से उपयोग हो रहा है, आतंकवाद पर पूरी तरह नियंत्रण हुआ है। और इसलिए जब कृषि सुधार बिल की बात आई तो ये बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए थे। यूपीए 1 में भी यूपीए 2 में भी लगातार इस बात की कोशिश होती रही कि कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म हो। स्वामीनाथन साहब ने अपना रिकमेंडेशन दिया, उन्होंने भी इस बात का आग्रह किया। नेशनल फार्मर कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया तो उन्होंने भी इस बात को पर बल दिया। श्वेतकारी संगठन के नेता शरद जोशी जैसे बड़े बड़े लोग थे, उन सब ने इस बात पर बल दिया कि रिफॉर्म होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी, शरद पवार साहब, ये सब लोग भी रिफॉर्म चाहते थे, लेकिन उस समय वो नहीं हो पाए। नरेंद्र मोदी जी ने जब रिफॉर्म करने का सोचा तो उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि इससे वोट का क्या नुकसान होगा। उनके प्राथमिकता थी कि इससे देश का भला होगा, इसके किसान की माली हालत सुधरेगी, कृषि के क्षेत्र का योगदान जीडीपी में ज़्यादा बढ़ेगा, कृषक की माली हालत सुधरेगी, हमारे कृषि उत्पाद जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो सकेंगे, जिसके कारण अधिक दाम किसान को मिल सकेगा, और खेती के क्षेत्र में जो हमारी ताकत है उस ताकत को इन रिफॉर्म के माध्यम से हम और बढ़ा सकेंगे। हम यह जानते हैं और मोदी जी भी इस बात को भलीभांति जानते थे कि जब इस अच्छे काम को करना जाएंगे तो कहीं ना कहीं से तो विरोध आएगा ही। तो स्वाभाविक रूप से जब भी कोई परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की बाधाएं आती हैं। ये मैं इसको अस्वाभाविक नहीं मानता, ये स्वाभाविक ही है, और मुझे लगता है वक्त के रहते इसकी दिशा ठीक हो पाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आप कह रहे हैं कि वोट को ध्यान में नहीं रखते बड़े फैसले करते समय। जिस देश में चुनाव के दौरान कोरोना जैसी महामारी का वैक्सीन फ्री देने का वादा किया जाता हो राजनीतिक पार्टी के द्वारा, वहां कृषि सुधार वोट का मुद्दा नहीं होगा, क्या यह कहना जायज है? और दूसरा, आपके पार्टनर हरियाणा में वो परेशान है, आप तक भी ये बात आती होगी, जब वो तस्वीरें आपको दिखती होंगी, मिलते हैं गृह मंत्री से जाके, प्रधानमंत्री से जाके, और लगातार उन पर भी दबाव रहता है जवाबदेही का, क्योंकि वो किसानों के बीच में काम करने वाली पार्टी कहे जाते हैं। तो इस बात को क्या आप नकार के चल सकते हैं कि ये जो घमासान हो रहा है आपके और किसान संगठनों के बीच में, उसका हरियाणा पंजाब में आपको नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए, जब चुनाव होगा तब चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, हमारे जो एलाइज हैं उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आज चुनाव जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि वोट की दृष्टि से भी अगर हम आकलन करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से देश में अनेक स्थानों पर चुनाव हो गए। लोग ऐसा मानते हैं कि सब जगह किसान परेशान हैं, लेकिन इसी आंदोलन के चलते हुए बिहार का चुनाव हुआ। बिहार में एपीएमसी नहीं है। आंदोलन में बहुत दुआई दी जाती है कि बिहार में किसान परेशान है, तो जो किसान है वो वोटर भी तो है, तो वहां तो एनडीए की सरकार बन गई, आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ। जहां पर आंदोलन चल रहा है उसके बगल में राजस्थान लगा हुआ है, वहां ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव में बहुत अच्छे से जीती, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किसान भी तो मतदाता है, और देश भर के किसान संगठन, किसान, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, सब तरफ का किसान इस आंदोलन को बहुत अच्छे से नहीं ले रहा है। उन सब की मान्यता है कि ये कृषि रिफॉर्म जो हुए हैं
इससे किसान के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। लेकिन वो रिफॉर्म वो ये रहे देश कहाँ के जो आप लिए लेके आए थे? फायदेमंद है। वो रिफॉर्म वो रहे कहाँ जो आप लेके आए थे? क्योंकि आप एक तस्वीर लेके आए, उसमें किसान संगठनों ने कहा कि हमें ये वाला कोना पसंद नहीं है, इसको काट दीजिए। आपने कहा ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, ये चेहरे पे ये जो नाक आपने लगाई ये पसंद नहीं, इसको काट दीजिए। ये कान आप हमको पसंद नहीं आ रहा, ये काट दीजिए। आप तैयार होते चले गए। वो असल तस्वीर तो वो रही नहीं जो आप लेके आए थे। देखिए, जब वो पूरी तरह बदल ही गई तो उसको नए सिरे से बनाने में क्या आपत्ति? नहीं, देखिए दरअसल क्या है, अभी कोई भी चीज मान ली गई ऐसा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने जो बात कही उस पर हमने अपना प्रस्ताव दिया कि हम पूरे खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार हैं। यानी कि जब वो कहते हैं कि सरकार झुंझुना दे रही है तो आप उस बात को स्वीकार करें? नहीं, झुंझुना नहीं दे रही। संशोधन किसी भी विषय पर चर्चा करके हो तो वो झुंझुना थोड़ी होता है। वो तो एक सरकार का निर्णय है। वो निर्णय भी लोकसभा और राज्यसभा में ही जाके होगा। तो इसलिए जो उसको झुंझुना कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छे भाव से नहीं कहते। सरकार ने जब जब चर्चा की है, जिस जिस बिंदु पर चर्चा की है, वो इसलिए उनके समक्ष रखी है कि भाई आप आइए, इसमें क्या तकलीफ है उसको हम लोग बैठते हैं और बैठने के बाद हम भाषा तैयार करेंगे, कानून की मंशा, आपकी मंशा, और उसमें से किसान का हित क्या हो सकता है उस पर अपन मिलकर निर्णय करेंगे। यानी कि अगर समझौता नहीं होता किसान संगठनों के साथ तो आपने जो बदलाव प्रस्तावित किए थे वो बदलाव नहीं होंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे, कानून वैसे का वैसा रहेगा। अभी सामान्य तौर पर कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है, तो इसलिए आज की स्थिति में कानून का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, उसका निर्णय सबके लिए मान्य है। तो इसलिए आज तो वो कानून का मतलब क्रियान्वयन हो ही नहीं रहा है। अब जब इन लोगों से बातचीत होगी और किसी रास्ते पर पहुंचेंगे तो फिर रास्ता जो तय होगा उस पर चलेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आपने बहुत विस्तार से सुना। उन्होंने कहा कानून रद्द करना कोई विकल्प नहीं है, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, कोई अदृश्य शक्ति है जो इस आंदोलन को हवा दे रही है। और आइए अब बात करते हैं किसानों की ट्रैक्टर रैली की। आज किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीच ट्रैक्टर परेड को लेकर सहमति बन चुकी है। किसान अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के बाहरी इलाकों में एक विशाल ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसान सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे और फिर बाहरी दिल्ली का रुख कर लेंगे। टिकरी से 63 किलोमीटर, सिंघू से 62 किलोमीटर और गाजियाबाद की सीमा से 46 किलोमीटर तक रैली निकालने की इजाजत किसानों को दिल्ली पुलिस की तरफ से मिल गई है। उधर दिल्ली की तरफ किसानों का कूच देश के दूसरे हिस्सों से लगातार जारी है। किसानों ने यह दावा किया है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को दिल्ली में लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में ये ट्रैक्टर परेड करेंगे। सारे ही रहेंगे ट्रैक्टर, तो जो गांव में होगा वो सारा ही चलेगा। दिल्ली को तो घूमता होगा भाई। अपने अपने जो टायर है उसके पहिया वो दिल्ली की जमीन पर जरूर ट्रैक्टर का होगा। हाँ, झांकी भी रहेगी। ये झांकी तो है झोपड़ी, ये झांकी है तो गांव, तो असली गांव तो दिल्ली में ही तो दिखेगा। उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए। जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। अरे हम क्या कहीं जान लग रहे हैं, हम तो अक्टूबर नवंबर तक बैठेंगे। अब ये तय है कि राजधानी दिल्ली की सड़क पर किसानों के ट्रैक्टर दौड़ेंगे और वो भी गणतंत्र दिवस के महापर्व के दिन। किसान तैयार हैं, ट्रैक्टर के टैंक फुल हैं, पुलिस अलर्ट है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किसानों की ट्रैक्टर रैली का खाका खींचा जा चुका है। पुलिस ने किसानों की चौहद्दी बता दी, कहां तक ट्रैक्टर आएंगे,
किन रास्तों पर चलेंगे और सबसे खास बात कि कहां नहीं चलेंगे। हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो किसानों की, जो फार्मर्स की जो इच्छा है एक ट्रैक्टर रैली निकालने की, उसको किस तरह से एक फुल डिग्निटी, ऑनर और सम्मान के साथ हम एक सुरक्षित वातावरण और सुरक्षित सर्कुलेशन में ये हम करा पाएंगे। किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर जो रूट फाइनल हुआ है वो मुख्यतः 3 है। पुलिस के मुताबिक पहले रूट में किसान सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर को पार कर केएमपी एक्सप्रेसवे पर जाएंगे और वापस सिंघू बॉर्डर लौट आएंगे। ये 62 से 63 किलोमीटर का चक्कर होगा। दूसरे रूट की बात करें तो टिकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़ और जाड़ौदा होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक पहुंचेंगे। ये रूट भी 63 किलोमीटर का होगा। तीसरे रूट पर गाजीपुर से अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड से केजीटी एक्सप्रेसवे तक जाएंगे। ये रूट करीब 46 किलोमीटर का होगा। जो चाहते थे परेड में, जो चीजें चाहते थे वो हो पाई? दिल्ली पुलिस राजी होगी और क्या दिल्ली पुलिस रोकती? जहाँ किसान जाना चाहता था वहीं जाएगा दिल्ली। क्या आप चाह रहे थे और पुलिस ने क्या इजाजत दी? नहीं, वो तो सब लोग तय हो गया। हमारा सब 3 स्टेट की पुलिस से और जो किसान है उनके बीच में तय हो गए रूट सब। दिल्ली पुलिस को शक है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची जा रही है और इसका ब्लूप्रिंट कोई और नहीं, सीमा पार पाकिस्तान में तैयार हुआ है। ऐसे में पुलिस ने तय किया है कि ट्रैक्टर रैली पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं। 26 जनवरी के दिन वैसे तो दिल्ली के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इस बार दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकलेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की उस पर कड़ी निगरानी रहेगी। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इस रैली पर कड़ी नजर रखेंगे। ड्रोन से नजर रखी जाएगी। रास्ते में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मकसद एक ही है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। उधर किसान संगठन ट्रैक्टर रैली को कामयाब बनाने के लिए कमर कसे हुए हैं। हजारों की तादाद में ट्रैक्टर दिल्ली कूच कर गए हैं। पंजाब और हरियाणा के हाईवे ट्रैक्टर से पटे पड़े हैं। संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है। आंकड़ा हजारों में नहीं, अब लाखों तक पहुंचने का अनुमान है। हर कोई 25 जनवरी तक दिल्ली बॉर्डर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ट्रैक्टरों पर किसान यूनियनों के झंडे लहरा रहे हैं। 26 जनवरी को जहां दिल्ली में किसानों का ट्रैक्टर मार्च प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले ही चंडीगढ़ समेत हरियाणा और पंजाब के अलग अलग शहरों, अलग अलग गांवों में, चाहे हाईवे हो चाहे शहर के अंदर की सड़कें हो, इस तरह का नजारा दिख रहा है कि 26 जनवरी से पहले ही अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर इस तरह के ट्रैक्टर मार्च निकल रहे हैं। बल्कि ट्रैक्टर मार्च ही नहीं, इन ट्रैक्टरों के साथ साथ अन्य गाड़ियां भी आप देख सकते हैं, जो कि हजारों की तादाद में लोगों को लेकर अलग अलग शहरों में लगातार इस तरह के ट्रैक्टर मार्च निकाले जा रहे हैं। तैयारियों की तस्वीरें किसानों के इरादों को बताने के लिए काफी है। शहर शहर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अलग अलग राज्यों से ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तैयारियां जोरों पर हैं। बस रूट प्लान होते ही ये परेड के लिए निकल पड़ेंगे। शिफ्ट में किसान आ रहे हैं, जैसे मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर और अलग अलग राज्यों से किसान धीरे धीरे ही सही यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सबका एक मकसद है परेड में भाग लेना। किसानों की ट्रैक्टर रैली शक्ति प्रदर्शन तो है ही, ये सरकार को संदेश भी है। लेकिन ये भी समझना होगा कि किसान दिल्ली कूच से आंदोलन में बेशक जोश बढ़ा रहे हों, लेकिन गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक साथ दो बड़ा आयोजन संभालना किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होगा।
मंजीत सहगल, सत्येंद्र चौहान और राम किंकर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आज महाराष्ट्र के 23 जिलों के किसानों ने मुंबई के लिए कूच किया। इनकी तादाद हजारों में है। किसान संगठन दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन में लॉन्ग मार्च करके यहां पहुंच रहे हैं और कल ये किसान मुंबई के आजाद मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे। नासिक से चले किसानों के सफर के दौरान कई किलोमीटर की ये पैदल यात्रा थी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में साझेदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार कल किसानों को संबोधित भी करेंगे। पैदल मार्च कर मुंबई की तरफ बढ़ते ये किसानों का सैलाब है। जुलूस में हजारों की तादाद में अन्नदाता शामिल हैं। ढोल नगाड़े बजाते हुए किसान मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। इतने किसान की जुलूस का और छोर लगाना मुश्किल है। मार्च लंबा है। नासिक से 180 किलोमीटर की दूरी कभी पैदल कभी वाहनों से तय की जा रही है। इस वक्त मैं जिस टेम्पो में खड़ा हूं उसमें दहानू इलाके से कई गरीब किसान हैं। देखिए, महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं, पुरुष वर्ग भी यहां पर मौजूद हैं। ये गरीब किसान हैं। अब किसानों का ये कहना है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो किसान विरोधी है, इसलिए वो आज अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले 100 छोटे किसान संगठन प्रदर्शन में शामिल हैं। नासिक, पालघर और अहमदनगर समेत 23 जिलों से किसान इस लॉन्ग मार्च में शामिल हो रहे हैं। बीते 55 दिनों से किसान आंदोलन देश भर के अंदर शुरू है और उसी किसान आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इस आंदोलन में हम लोग आए हैं। और पिछले 55 दिनों से जो किसान आंदोलन, जो 3 फार्म बिल, एंटी फार्मर जो भी बिल मोदी सरकार ने लाए हैं, उसके खिलाफ में हमारा डिमांड है कि ये तीनों फार्म बिल जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। मेरा बाप भी खेती करता है और खेती में इस साल कुछ भी नहीं हुआ और क्रॉप लोन माफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसके कारण हम पढ़ने वाले बच्चे भी घर पे रह रहे हैं। तो इसके वास्ते हमारे बीते 55 दिनों से हमारे शेतकरी लड़ रहे हैं, तो भी उनको कुछ अभी तक ये नहीं मकसद नहीं मिला, तो उसको हम सपोर्ट करने के वास्ते आए हैं। हम तो सब जो है किसान के ये सब जो छात्र आए हैं यहाँ पर, हम सब स्टूडेंट हैं और हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसानों ने तय किया है कि मुंबई के आजाद मैदान पहुंचने के बाद कल एक बड़ी रैली करेंगे। इस रैली में किसान संगठन सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे और दिल्ली में धरना दे रहे किसानों को समर्थन देंगे। माना जा रहा है कि रैली को एनसीपी प्रमुख शरद पवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे संबोधित करेंगे। इसके बाद किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक ज्ञापन भी सौंपेगा। 25 तारीख को 50,000 किसान और श्रमिकों का मोर्चा हम राज्यपाल भवन पर लेके जाएंगे और एक जबरदस्त ताकत के साथ दिल्ली के आंदोलन का समर्थन और महाराष्ट्र के किसानों की मांग को भी उठाना, ये दोनों काम हम करेंगे। किसानों के लॉन्ग मार्च की पटकथा एक सप्ताह पहले ही लिख दी गई थी, जब किसान नेता राकेश टिकैत नागपुर पहुंचे थे और आंदोलन को धार देने की बात कही थी। रणनीति ये है कि जो जहां है वहीं से आंदोलन में जुड़ जाए और सरकार पर दबाव बनाए। जो वहां पर दिल्ली नहीं जा सकता वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, डीसी के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, ब्लॉक में, अपने गांव में विचार से इस आंदोलन में जुड़े। ये वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति बंदूक से खत्म नहीं होगी। ये हमारे बड़े इशू है। इन इशू के साथ में हम नागपुर में भी आए, दूसरी जगह भी हमारे लोग जा रहे। सरकार का यह आरोप है कि किसानों को पूरे देश का समर्थन हासिल नहीं। अब किसान संगठन सरकार के इसी दावे की हवा निकाल रहे हैं। मुंबई में शक्ति प्रदर्शन किसानों का जवाब है। माना जा रहा है कि ऐसे ही प्रदर्शन अब कर्नाटक और दूसरे राज्यों में करने की बड़ी तैयारी है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। 23 जनवरी यानी कि कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करीब 1 साल बाद एक साथ मंच पर दिखाई दी। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम सरकारी था।
इसलिए ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया था। ममता बनर्जी आई भी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे ममता बेहद नाराज हो गई। मंच से भाषण के लिए ममता बनर्जी का नाम पुकारा गया। तभी भीड़ में कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए, लेकिन तब तक ममता माइक पर आ चुकी थी। उन्होंने जय श्री राम के नारों को अपनी बेइज्जती बता दिया और जय हिंद जय बांग्ला का नारा लगाकर महज 35 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दी। लेकिन बात तो असल में इसके बाद शुरू हुई। बीजेपी नेताओं ने ममता से पूछना शुरू कर दिया कि जय श्री राम के नारे से आखिर उन्हें गुस्सा क्यों आता है। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा सुनकर छिड़ गई हों। आप याद कीजिए, यह साल 2019 की बात है। लोकसभा चुनाव का वो दौर था जब एक बार नहीं बल्कि कई बार जय श्री राम का नारा सुनकर ममता बनर्जी अपने आपे से बाहर हुई और तब भी यह सवाल उठा था कि ममता दीदी को जय श्री राम के नाम पर आखिर आपत्ति क्या है। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद जय बांग्ला। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। बीजेपी इतनी भोली भी नहीं, उसे अच्छी तरह पता है कि ममता बनर्जी को चिढ़ाना है तो बस एक बार जय श्री राम का नारा लगाना है। यही तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विक्टोरिया मेमोरियल में किया। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं। किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता। दीदी चिढ़ गईं, लेकिन बीजेपी को मजा आने लगा। बीजेपी नेताओं ने पूछ लिया, जय श्री राम का नारा सुनकर ममता दीदी को गुस्सा क्यों आता है? जय श्री राम सुनकर बेइज्जती क्यों महसूस करती हैं दीदी जी? जय श्री राम के नारे में ऐसा क्या है जिससे उनका अपमान हो गया? जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरा अपमान हो गया। भाई जय श्री राम का नारे में क्यों अपमान होता? भारत माता की जय बोलने से क्यों अपमान होता ममता जी का? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उन्होंने राजनीतिक एजेंडा सेट किया अपना। शुक्र मनाइए सरकारी कार्यक्रम की मर्यादा का ख्याल रखकर या शायद पीएम मोदी की उपस्थिति का लिहाज करके ममता दीदी ने जय श्री राम का नारा लगाने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इतने सस्ते में जाने दिया। वरना इतिहास गवाह है कि उनके सामने जय श्री राम का नारा लगाना बीजेपी समर्थकों को कई बार बहुत महंगा पड़ा है। जय श्री राम। इससे पहले मई 2019 में ही मिंदापुर से लौटते समय भी जय श्री राम का नारा सुनकर ममता नाराज हो गई थी और काफिला रुकवाकर नारे लगाने वालों को भला बुरा कहा था और खाल खींच लेने तक की धमकी दे दी थी। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি বাইরে আউটসাইড? दरअसल ममता भी अच्छी तरह से जानती हैं कि जय श्री राम का नारा बीजेपी उनको चिढ़ाने के लिए ही लगाती है। इसीलिए ममता को ये नारा गाली की तरह चुभता है। जय श्री राम। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि विक्टोरिया मेमोरियल में जय श्री राम का नारा सुनकर ममता बनर्जी का ये रिएक्शन तो उनके पुराने रिएक्शंस के सामने कुछ भी नहीं था। पीएम मोदी शनिवार को तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाकर ममता दीदी को चिढ़ाने में वो भी पीछे नहीं रहे। स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। साथियों, दीदी ने जय श्री राम का अभिवादन करने पर से ही लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया है।
मुझे लगा मैं भी डायरेक्ट दीदी को जय श्री राम बोल दूं, तो मुझे भी जेल में डाल दे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हिंद, जय बांग्ला। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ममता बनर्जी के जय हिंद जय बांग्ला का मुकाबला बीजेपी के जय श्री राम से है, और जैसे जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आएंगे ये मुकाबला तेज होता जाएगा। बीजेपी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पुरजोर ताकत लगा के लड़ तो रही है, लेकिन चेहरा नहीं है। मोदी के ही चेहरे पे बार बार वोट लगभग हर राज्य के चुनाव में मांगे गए हैं। एक बार फिर बीजेपी ये बखूबी जानती है कि बिना चेहरे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा। ऐसे में अब जय श्री राम के नारे लग जाने से पार्टी को लगता है कि राम एक बार फिर सहारा बन जाएंगे और 2019 के बाद 2021 में भी बीजेपी की नाव पार लगा ही देंगे। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। तोमार नाम आमार नाम, नंदीग्राम नंदीग्राम। 2007 में ममता बनर्जी ने इसी नारे के सहारे बंगाल को जीत लिया था, मगर अब यह नारा बदल गया है। अब जय श्री राम नंदीग्राम नंदीग्राम के तर्ज पर चुनाव हो रहे हैं बंगाल में। नंदीग्राम में 2007 के आंदोलन से टीएमसी के दो नायक निकले, पहली ममता बनर्जी और दूसरे शुभेंदु अधिकारी। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी ममता के साथ नहीं बल्कि ममता के विरुद्ध हैं, बीजेपी के साथ हैं, और इसीलिए इस नंदीग्राम की लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है पहले से कहीं ज्यादा। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। সংগ্রামপুরে এই শালবনীতে इलाका वही, अंदाज वही, चुनावी समर के हालात वही, सब कुछ वही है। वैसा ही है संग्राम, वैसा ही नंदीग्राम, बस बदला है तो भरोसा और बदल गए हैं भरोसेमंद। और इस बदले हुए हालात में पश्चिम बंगाल का सियासी समर फिर एक जंगी मैदान पर केंद्रित हो गया है, जिसका नाम है नंदीग्राम। नंदीग्राम वो सियासी जमीन जहां साल 2007 में आंदोलन कर ममता दीदी ने बंगाल में तृणमूल का फूल खिलाया था। अब इस आंदोलन के 14 साल बाद जब बीजेपी ममता दीदी को वनवास पर भेजने की तैयारी कर रही है, तो कमल के फूल के फैलाव को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने फिर नंदीग्राम की माटी की ओर कूच कर लिया है। नंदीग्राम की जमीन को ममता बनर्जी खुद के लिए भाग्यशाली मानती है और भरोसा यही है कि इस जमीन से चुनकर वो अपने सियासी सितारे की बुलंदी बरकरार रखेंगी। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটা আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो गणित ममता दीदी के पक्ष में नजर आता है, क्योंकि नंदीग्राम सीट पर करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं, जिन पर ममता की पार्टी की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। लेकिन चुनावी जीत के लिए सीधा सा दिख रहा हिसाब किताब इस बार उतना सरल है नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में ममता के सिपह सलार रहे शुभेंदु अधिकारी अब दीदी के खिलाफ ही ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं और दावा है कि ममता को 50,000 वोट के बड़े अंतर से हार मिलेगी। আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों को लेकर रचा जा रहा चक्रव्यूह भी नंदीग्राम में ममता की राह में रोड़ा अटका सकता है। साथ ही सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप भी ममता की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। 3 दशक में ममता बनर्जी
कोई भी चुनाव नहीं हारी हैं, लेकिन माना ये जा रहा है कि इस बार नंदीग्राम की सीट उनके लिए काफी ज्यादा टफ रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ है शुभेंदु अधिकारी, दूसरी तरफ है ममता बनर्जी और तीसरी तरफ बीजेपी, जो लगातार यहाँ पर आक्रामक तेवर अख्तियार करके ममता बनर्जी को हराने की कोशिशों में लगी हुई है। गवर्नमेंट का काम करने के लिए जाना पड़ता है, गरीब हो कोई भी, उसी को अभी कार्ड मनी देना पड़ता है, कुछ भी करने के लिए पैसा देना पड़ता है उधर। नंदीग्राम से चुनाव का ऐलान ममता का बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा पलटवार है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के सहारे बीजेपी आसपास के इलाके में बड़ी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है और ममता बनर्जी ने बीजेपी की इन उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए नंदीग्राम नाम की बिसात बिठा दी है। हमार नाम तुम्हार नाम नंदीग्राम नंदीग्राम 2007 में ये नारा लगता था, अब बदलकर नंदीग्राम नंदीग्राम जय श्री राम बीजेपी ये नारा लगा रही है। जय श्री राम की नारे की बदौलत बीजेपी क्या बड़ी टक्कर दे पाएगी ममता दीदी को, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम आज तक। पाकिस्तान का आतंकवाद प्रेम कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरंगों का जाल बिछाना शुरू कर दिया ताकि भारत में आतंकवादियों की सप्लाई कर सके। बीएसएफ ने शनिवार को जम्मू के हीरानगर सेक्टर में एक और सुरंग का पता लगाया जो सीधे पाकिस्तान में जाकर खुलती है। पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश को बेनकाब करने के लिए आज तक ने इंटरनेशनल बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। पाकिस्तान की भूमिगत साजिश फिर नाकाम। इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकवादियों के बिलों पर बीएसएफ का प्रहार। शनिवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक और सुरंग खोज निकाली है। 30 फीट गहरी और 150 मीटर लंबी इस सुरंग का दूसरा सिरा सीधे पाकिस्तान में जाकर खुलता है, जहां आतंकवादियों के लॉन्च पैड हैं जो गणतंत्र दिवस से पहले अपने बिलों से निकलकर भारत में घुसने के लिए बेचैन हैं। बिल्कुल स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर टनल्स हैं तो किसी न किसी पर्पज के लिए बनी हुई हैं, तो एक बड़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी और सस्पिशन है कि इस टनल का इस्तेमाल हो सकता था। ये शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इनका, और शकरगढ़ अपने आप में काफी नोटोरियस रहा है टेररिस्ट भेजने में, क्योंकि इसके सामने दोनों हमारे सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 5 से 6 लॉन्च पैड्स हैं। एक लॉन्च पैड तो यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर जहाँ आप अभी खड़े हैं यहीं पर एग्जिस्ट करता है, और बाकी के लॉन्च पैड्स भी हैं जो बॉर्डर के साथ साथ में हैं। पिछले 10 दिनों में इंटरनेशनल बॉर्डर पर हीरानगर सेक्टर में ये दूसरी सुरंग है जिसका पता बीएसएफ ने लगाया है। इससे पहले इसी सेक्टर के बोबियान गांव में 13 जनवरी को 150 मीटर लंबी सुरंग का पता लगाया गया था। पिछले 6 महीने में सांबा और काठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने ऐसी 6 सुरंगें खोजी हैं, जबकि पूरे जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक 6 महीने में 10 ऐसी सुरंगों का पर्दाफाश हुआ है जिनके सिरे पाकिस्तान में जाकर खुलते हैं। ये जो टनल जो बरामद हुई है ये 150 मीटर जो है लंबी है और इसकी गहराई जो है 30 जो है फुट है, और बीएसएफ का कहना है कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि जो इसका शुरुआती जो पॉइंट है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ यानी कि पाकिस्तान की तरफ है। तो साफ तौर पर पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं और जो पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां हैं इस फिराक में लगे हुए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को यहां पर घुसपैठ करवाए, ताकि गणतंत्र दिवस के आसपास जो है जम्मू कश्मीर में माहौल खराब किया जाए। ये पाकिस्तान की साजिश है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकी जितनी भी सुरंगें मिल रही हैं, उन सभी में पाकिस्तानी सेना की साजिश की बदबू आ रही है। इन सुरंगों में मेड इन पाकिस्तान सामान मिले हैं, जो इनके निर्माण में पाकिस्तान सेना की मिली भगत के खिलाफ पक्के सबूत हैं। बीएसएफ के मुताबिक इस तरह की सुरंगें बनाना पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना की मदद के बगैर आतंकवादियों के लिए नामुमकिन है। ये टनल कुछ पुरानी लग रही है। इसमें जो सैंड बैग्स वगैरह मिले हैं उसमें 2012 की मार्किंग है, मेड इन पाकिस्तान उसके ऊपर मार्किंग जो है वो मिली है। तो ये सारा कुछ इंडिकेट करता है कि ये एक प्रॉपर सोची समझी साजिश के हिसाब से, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के हिसाब से टनल को बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स का हाथ है, पाकिस्तान आर्मी का हाथ है, पाकिस्तान ISI का हाथ है। गौर करने वाली बात यह है
कि जहां ये सुरंग मिली है वहां पिछले साल जून में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया था। ड्रोन के जरिए सीमा पार हथियार पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। यानी पाकिस्तान की जब ड्रोन वाली साजिश नाकाम हुई तो वो सुरंग वाली साजिश को अंजाम देने में जुट गया। पुंछ में बीएसएफ, पुलिस और सेना के जॉइंट ऑपरेशन में एक ऐसे आतंकी ठिकाने का खुलासा हुआ है जहां भारी मात्रा में आतंकी हथियार बरामद किए गए हैं। AK-47 एक है, उसके साथ 3 मैगजीन हैं, 3 चाइनीज पिस्टल हैं, उनके साथ 5 मैगजीन हैं, हैंड ग्रेनेड हैं 4 और एक जूबीजेल ग्रेनेड है। साथ में एमुनिशन जो है वो पिस्टल का और AK-47 का एमुनिशन है। साथ में एक हैंडसेट भी मिला है। बीएसएफ को यकीन है कि इन सुरंगों के जरिए पाकिस्तानी सेना न सिर्फ भारतीय सेना में आतंकवादियों की सप्लाई करती है बल्कि हथियारों की सप्लाई भी इन सुरंगों के जरिए ही कर रही है। लेकिन बीएसएफ ने भी अब पाकिस्तान की इस सुरंग वाली साजिश का कनेक्शन काटने का अभियान चला दिया है। सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। देखते रहिए आज तक।